बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मशहूर बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है फ़रूख पिताफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह के शुक्र। वे लोग कहते होंगे शुरू में आपस में ये हाल है जो लोग पूछते रहते हैं। आई होप कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जाहिर है पाकिस्तान का जिन लोगों के साथ, और ख़ासतौर पे कहते हैं कि आपके पड़ोस जो हैं वो जाहिर है कि उसके ऊपर आपका बस नहीं होता, वो तो आपको मिलते हैं जैसे भी हो, और उनके असरात जो है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। अफगानिस्तान उनमें से एक मुल्क है, वहाँ पर अमन हो या बदअमनी हो, उसका बड़ा बराह रास्त जो असर है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है। और पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है कि वहाँ पर अमन अमान हो। ख़ास तौर पर गुज़श्ता चंद सालों में जिस तरह से अमरीका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान ही की कोशिशों से जो गुज़श्ता बरस ट्रंप इंतजामिया ने एक मुआहिदा भी किया अफगान तालिबान के साथ, और फिर मुज़ाकरात की बातें भी होती रहीं और अफगान अमल जो है उसका आगाज हुआ, उसमें सबसे ज्यादा जो अगर क्रेडिट है वो पाकिस्तान को जाता है। और अब भी पाकिस्तान की कोशिश है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो सके। लेकिन अब जब से ट्रंप इंतजामिया खत्म हुई है और जो बाइडन जो है वो आए हैं, यानी अमरीका की इंतजामिया चेंज हुई है, उसमें हमें ये देखना है कि अफगान पॉलिसी जो है उसमें कितना फर्क या कितनी तब्दीली जो है वो रूनुमा होती है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अमेरिका अब भी ये चाहता है कि वहां से जो अमरीकी फौजें हैं उनका इनखिला हो और वहां से जो है वो पुरअमन तरीके से वापस आ जाए। लेकिन उसके साथ साथ अभी हालिया दिनों में जो बाइडन की इंतजामिया उसकी तरफ से कहा गया है कि हम दोबारा से इस मुआहिदे का जायजा लेंगे और हम ये देखेंगे कि तालिबान जो है वो किस हद तक हमारे साथ ताउन कर रहे हैं या इस मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? क्या वाकई पॉलिसी में कुछ चेंज आएगा, कोई मेजर शिफ्ट होगा, या फिर पॉलिसी जो है वो उसी तरह से रहेगी और इसमें शायद कुछ चीजों में तब्दीली हो? आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और फिर जाहिर है इसका असर जो है पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ता है, वहां पर जिस भी किस्म की जो है वो तब्दीलियां होती हैं। फरूख, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने एक्सपर्ट से भी हम बात करें इस हवाले से, लेकिन अभी ये जो इंदिया दिया गया है कि इस मुआहिदे का असर है ना जायजा लिया जाएगा, जी बिल्कुल। तो क्या मैसेज है ये? पहली बात तो ये है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है जो भी काम करते थे तो ही वुड एक्चुअली साइड स्टेप जो ब्यूरोक्रेसी है अमेरिका की, उसका स्टेट डिपार्टमेंट है, उसको बिल्कुल एक साइड पे करके डायरेक्ट काम करते थे। ठीक है, उसके अंदर हाँ जी, उसके अंदर ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब जो है उनका रोल बनता है, वो काफ़ी है। माइक पॉम्पियो भी उसके अंदर पेश थे। लेकिन मामला ये हुआ कि ये ख़तरा लाहक होना शुरू हो गया कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है जिस पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए जा चुके हैं, कहीं ये ना हो कि उसको अबैंडन कर दिया जाए। तो अफगानिस्तान में ये फियर था कि वो जितनी प्रोग्रेस हुई उसको ख़त्म ना किया जाए। अच्छा, अब ये है कि जब भी नई इंतजामिया आती है वो हमेशा रिव्यू करती है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था, ये ओबामा ने भी किया था, ये बुश ने भी किया था। तो इट इज नथिंग न्यू। दो मामला जो है वो रिव्यू में चले गए हैं। एक चीन के साथ जो तजारत का मुआहदा था और दूसरा ये अफगानिस्तान का पीस है। लेकिन एक मामला है कि ये अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग वॉर है। तो उसके अंदर जितने पैसे लग चुके हैं, जितने लोग अमरीकी मारे जा चुके हैं, उसके बाद अमरीका में 0% इसके लिए एपेटाइट है कि ये जंग चलती रहे। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है आ गए ना, उनके अपने लोग तंग आ चुके हैं। एग्जैक्टली। और खास तौर पे देखें ना, कुर्रा ही बिल्कुल और है, वो नॉर्थ में बैठे, ये साउथ का मामला है। तो अब ये होगा कि चंद हफ्ते लगेंगे इसके ऊपर रिव्यू के, ऑडिट के, कंसल्ट किया जाएगा। लेकिन उसके बाद मेरा ख्याल है कि मोर और लेस इसी जो वो एग्रीमेंट है इसको ग्रीन लाइट कर दिया जाएगा। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, मेरे ख्याल में उनको हम गुफ्तगू में शामिल करते हैं। सईद अब्रार हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया अब्रार हुसैन साहब आपके वक्त के लिए। एक तो ट्रंप इंतजामिया के बाद अब जो ज़ाहिर है अमेरिका में एक बड़ी तब्दीली आई है और बहुत सारी चीज़ों में हमें लग रहा है कि एक मेजर शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा इस मरतबा। अमूमन हम ये देखते हैं कि जब वहाँ पे हुकूमत चेंज होती है तो बहुत ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इसका असर नहीं पड़ता। इस मरतबा अफगान पॉलिसी को लेकर आपको क्या लगता है अब्रार हुसैन साहब कि क्या वाकई कोई ज्यादा तब्दीली होगी या अभी भी अमेरिका उसी तरह से चाहता है कि उसकी फौजें जल्द से जल्द वापस आ जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अमूमी तौर पे तो ये ख्याल था कि ट्रंप इंतजामिया के जाने के बावजूद अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश होगी कि फौजों की वापसी उसी तरह से हो जैसा कि मुआहिदे में तय हुआ है।
लेकिन अब जबकि जो बाइडेन की हुकूमत आ चुकी है, दो तीन चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें कुछ इशारे मिले हैं। एक इंडिया पता चला है कि नई हुकूमत किन खद्दोखाल की बुनियाद पे अफगान पॉलिसी की तश्कील चाहती है। उसमें से सबसे अहम दो बयानात हैं। एक वो बयान जो नए वजीर खारजा ने कांग्रेस की कमेटी के सामने दिया था, एंटी ब्लिंकन ने अपनी सेनेट फॉरेन अफेयर्स कमेटी को बताया था कि उनकी हुकूमत ये तवील जंग खत्म करना चाहती है और अपनी अफवाज को वापस लाना चाहती है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो वहां पे इतनी सलाहियत बरकरार रखना चाहते हैं कि दहशतगर्दी को दोबारा उभरने का मौका न मिले। इसका मतलब यह है कि कुछ रेजिडुअल फोर्सेस वहां वो रखना चाहते हैं और शायद एक या दो एयर बेसिस भी रखना चाहें। इसके साथ साथ हाल ही में यानी को 22 जनवरी को उनके जो नए एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवान, उन्होंने अपने अफगान काउंटर पार्ट हमदुल्ला मुहिब से बात की है और उन्होंने कहा कि अमेरिका ये इंश्योर करना चाहेगा कि तालिबान अपने वादों की पासदारी करें। और उससे उनकी मुराद तीन बातें थीं जो मुआहिदे में तय हुई हैं। यानी एक तो ये कि वे दहशतगर्द ग्रुपों से ताल्लुक नहीं रखेंगे, खास तौर पे अलकायदा और दाइश से। दूसरा, वो वायलेंस में कमी करेंगे और तीसरा, अफगान हुकूमत और दूसरे स्टेक होल्डर से बामानी मुज़ाकरात करेंगे। अब इसके जवाब में तालिबान के तर्जुमान ने बड़ा मुहतात बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो मुआहिदे की पासदारी कर रहे हैं और तवक्को रखते हैं कि दूसरी साइड भी ऐसा ही करेगी। ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक तीसरा बयान भी अहम है जो अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अपनी कंफर्मेशन हियरिंग में दिया है। उन्होंने रीजनल अप्रोच का जिक्र किया है। उनके मुताबिक अफगानिस्तान के बारे में ऐसी इलाकाई अप्रोच की हौसला अफजाई करेंगे जिसे पाकिस्तान समेत पड़ोसी मुल्कों की हिमायत हासिल हो। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और अहम बात भी की कि वो स्पॉयलर्स को डिस्करेज करने की कोशिश भी करेंगे। स्पॉयलर्स से क्या मुराद है? यानी वो अनासिर जो स्पॉयलर का किरदार अदा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी हमारे वजीर खारजा साहब ने भी अल जजीरा को रिसेंटली एक इंटरव्यू में स्पॉयलर्स का जिक्र किया था और पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि स्पॉयलर से बच के चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही। चुनाचे इन चीजों से आपको एक वाज़ेह तौर पे कुछ हद्दोखाल नजर आ जाएंगे। बिल्कुल सही है, हद्दोखाल नजर आ गए। ध्यान में रखिए कि अफगान हुकूमत में कुछ लोग, खास तौर पे उनके नायब सदर सरवर दानिश ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका को इस मुआहिदे पे नजरसानी करनी चाहिए। एम्बेसडर साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आपका जो तज्जिया मैं सुन रहा था माशाल्लाह मुफस्सल भी था और बिल्कुल फोकस भी था। एक मुझे याद आ रहा था कि वो जो प्रोग्राम हम डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में किया करते थे तो उसके अंदर भी मोर और लेस यही कंटेंट होता था। एग्रीमेंट्स भी यही थे, कैवियाट्स भी यही थे और स्पॉयलर्स का जिक्र भी आता था। तो मोर और लेस आपका भी ये मानना है कि मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी पिछले एडमिनिस्ट्रेशन के उसको छांट पटक के थोड़ा सा और बात करके थोड़ा टाइम लेके दोबारा वैसे ही चलाएगी आगे? एम्बेसडर साहब, कैन यू हियर मी? जी इब्रार साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी इब्रार साहब, जी आपने सवाल सुन लिया? जी, अब जो है यकीनन आप जी जारी रखिए। जो नई अमेरिकी हुकूमत है वो भी ये चाहेगी कि तालिबान पे एक प्रेशर रखे कि वो वायलेंस कम करें। जी बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में उनकी अपनी आवाज़ शायद उनको दोबारा से आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि ये जरा मसला जो है इसको हल करें, हम दोबारा आपसे जो है राब्ता करें ताकि आपकी जरा जो आवाज़ है वो वाज़ेह तौर पे आ सके। ये कैसे अभी नहीं आ रही? अच्छा, नहीं, उसकी वजह ये है ना कि एम्बेसडर साहब आपने शायद टीवी लगाया हुआ है सामने, तो वो टीवी में आवाज़ थोड़ा डिले होकर आती है आपके पास। ओके, अगर ऐसा है तो काइंडली उसको वॉल्यूम आप अगर बंद कर देंगे तो आपको भी वाज़ेह आवाज़ आएगी, हमें भी वाज़ेह तौर पे सुनाई देगा। जी, अमेरिकी हुकूमत यकीनन ये चाहेगी कि एक
प्रेशर रखे तालिबान पे कि वो वायलेंस कम करें। ठीक है। जो स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान हैं यूएस के, उनके मुताबिक जब से ये अमेरिका और तालिबान का मुआहिदा हुआ है उसके बाद से सिविलियन कैजुअलिटीज में 43% इजाफा हुआ है, 43% इंक्रीज, और जो बहुत इजाफा है। लेकिन इसमें एक अहम चीज यह है कि तालिबान ने इनमें से बहुत से हमलों को डिनाई किया है, उन्होंने कहा ये हमने नहीं किए। और फिर ये जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं, ये बाज केसेस में इसकी जिम्मेदार अफगान हुकूमत भी है, और उसके अलावा और भी वहां अस्करियत पसंद गिरोह हैं जैसे दाइश है, जैसे और बहुत से वो लोग जो वहां पे अमन के खिलाफ हैं, और उसके अलावा वो अनासिर जो स्पॉयलर्स हैं, ये सब के सब इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। चुनाचे एक तो ये कि सिर्फ तालिबान ही को इल्जाम देना, और दूसरा ये कि उस मुआहिदे में ये बहुत क्लियर था कि सीज फायर एग्रीमेंट होगा उस मुज़ाकरात के नतीजे में जो तालिबान और अफगान हुकूमत और दूसरे स्टेक होल्डर्स के दरमियान होगा। यानी सीज फायर नतीजा खुद ब खुद अमेरिका से होने वाले दोहा मुआहिदे के नतीजे में अमल पजीर नहीं होगा। तो अगर तालिबान का अमूमन ये ख्याल होता है कि सीज फायर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वायलेंस कंटिन्यू कर रहा है और दोनों तरफ से कंटिन्यू कर रहा है। अब उसकी एक हद, वो मेजर आप कैसे करेंगे कि जो वायलेंस हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। राइट। एम्बेसडर साहब, आपने काफ़ी माशाल्लाह तवील अरसा अफगानिस्तान में गुजारा है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए। एक सवाल जो बनता है और वो है तालिबान के ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल पे। हमने देखा है कि जब ऐलान किया भी जाता है तो बाज़ औक़ात वायलेंस चलता रहता है, और ये उसके एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि मुख्तलिफ टुकड़ियों में बटे हुए हैं तालिबान, और उनकी कुछ हद तक ऑटोनमस हैं, और शायद वो जो है सेंट्रल कमांड की बात सुनने में टाइम लगता है। डू यू थिंक कि वायलेंस कम ना होने की एक वजह ये भी है, और इस सूरत में तालिबान अगर कोई कमिटमेंट करते हैं पीस के लिए तो वो उसको इंश्योर कर पाएंगे? सर, मेरी आवाज जा रही है आपको? जी मुझे बिल्कुल आखिरी हिस्सा आपका सुनाई नहीं दिया, बाकी मैंने सुन लिया। राइट। मैं सिर्फ, और सवाल एंड में था, वह सवाल सिर्फ ये था कि आपको लगता है कि अगर तालिबान कमिटमेंट देते हैं पीस की तो वो फिर गारंटी भी कर पाएंगे, क्योंकि सुना है कि वो टेरिटोरियली एक्सपेंडेड हैं और उसके अंदर ओवर स्ट्रेच होते हुए कम्युनिकेशन का भी काफ़ी मसला होता है। देखिए, इसकी वायलेंस कम ना होने की दो तीन वजूहात में से एक ये भी हो सकती है जैसा आप कह रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा एक वजह ये भी हो सकती है कि तालिबान की अपनी सर्वाइवल जो है वो उस वक्त तक है जब तक वो फाइट कर रहे हैं। फाइट खत्म करने के 6 महीने बाद तक अगर वो उस मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं करा सके जिसके नतीजे में फाइट खत्म हुई है, तो समझें कि उनका जोर बिल्कुल टूट जाएगा। वो बेसिकली एक मिलिटेंट ग्रुप हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जब तक हतमी तौर पे एक मुआहिदा ना हो जाए जिसमें उनके मेजर मुतालबात ना मान लिए जाएं, उस वक्त तक वो लड़ाई जारी रखें। और दूसरी तरफ जैसे अफगान हुकूमत में भी कुछ स्पॉयलर्स हैं जो चाहते हैं कि लड़ाई जारी रहे। ठीक है, सही। अच्छा अब्रार साहब, अभी आपने खुद कहा कि जब मैसेज दिया गया अफगान तालिबान को, उनकी तरफ से बड़ा मोहताज जवाब आया कि हम पासदारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भी की जाए। तो दूसरी तरफ से आपकी मुराद क्या फौजों का इनखिला की आप बात कर रहे हैं, या जो कैदियों की रिहाई की बात थी, जो दोबारा गिरफ्तारियां भी हुई? तो अगर ये दोनों तरफ से इस तरह की डिमांड है तो फिर तो ये मामला ये कहाँ जाके रुकेगा? ये तो खटाई में पड़ गया। जी, कैदियों की रिहाई की बात भी है, उनका ये मुतालबा भी है कि हमारे सब के सब कैदी रिहा किए जाएं, नंबर 1। और दूसरा ये कि जो उनके और अफगान हुकूमत के दरमियान बातचीत चल रही है उसमें जो उनके मुतालबात हैं, मसलन गवर्नमेंट में शेयर के हिसाब से या फिर अफगान आईन में तब्दीली के हिसाब से, उन पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। और उनका ख्याल ये है कि सीज फायर जो है वो उन शराइत के साथ ही वजूद में आएगा, जबकि अफगान हुकूमत का मुतालबा यह है कि तालिबान फौरी तौर पे सीज फायर करें और उसके बाद मामलात आगे बढ़ें।
ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि बरार साहब आप ये कह रहे थे, बल्कि हमने ये सुना कि जाहिर है अमेरिका की ये कोशिश है, प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि अगर वो ये कह रहा है जो बाइडन की जो इंतज़ामिया की कुछ फौजें जो हैं वो वहाँ रहें ताकि वो ये सिक्योर कर सकें, मेक श्योर कर सकें कि दहशतगर्द जो है, दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ उस पर मुकम्मल कंट्रोल रहेगा। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या इसको मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं समझा जाएगा तालिबान की तरफ से? जी बिल्कुल, ये समझा जा सकता है। वैसे तो अब तक उन्होंने शेड्यूल के मुताबिक काफी फौजें वापस बुला ली हैं और बताया जा रहा है कि सिर्फ 2,500 अमेरिकन ट्रूप्स वहां बाकी रह गए हैं। तो 2,500 जो है जी, ये कम करते करते 2,500 पे आ गए हैं। और अब अगर बातचीत आगे बढ़ती है, अमेरिकन का ये कहना है कि चूंकि वायलेंस में रिडक्शन नहीं हुई, यानी तालिबान ने मुआहदे की पासदारी पूरी तरह नहीं की, इसलिए उन्होंने भी इसको स्लो कर दिया है। और अब एक ये बात भी सुनने में आई है कि ये जो बाकी अफवाज की वापसी है इसे 6 महीने तक टाल दिया जाएगा, डिले कर दिया जाएगा, ताकि ये देखा जाए कि वायलेंस कम हो रहा है या नहीं। बहुत शुक्रिया सैयद अबरार हुसैन साहब आपके वक्त के लिए। लेकिन फरूख, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इतने अरसे तक अफगानिस्तान में रहने के बावजूद अगर मुकम्मल तौर पे अभी भी अमेरिका को ये यकीन नहीं है और इतनी तवील जंग के बाद भी कि वहाँ पर वो अमन कायम करने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं, या वहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ खत्म हुई हैं या नहीं हुई, तो अब ये थोड़ी सी फौजें वहाँ पे छोड़ के वो कैसे इसको मेक श्योर करें? अच्छा, बड़ी मजेदार बात ये है कि ये 2,500 जो आप कह रही हैं ना, और खासतौर पे अबरार साहब भी कह रहे थे, ये मामला ट्रंप इंतजामिया के जमाने से है। और उस वक्त भी ये था कि उन्होंने गोस्लो को इम्प्लीमेंट कर दिया था, दे कुड नॉट विथड्रॉ। और उसके अंदर ये जो 2,500 है ये बेसिकली इंस्ट्रक्टर्स हैं, ये वो लोग हैं जिनको कहा जाता है कि मिलिट्री एडवाइजर्स, जो ऑपरेशन में वहाँ की लोकल फौज वगैरह को गाइड करते हैं। तो ये ख्याल था, इनके अलावा भी कम से कम 5,000 से 10,000 और ऐसे एहलकार हैं जो इंटेलिजेंस के होंगे, ऐसा कह रहा हूँ CIA के होंगे, दीगर इस तरह के अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज के होंगे। लेकिन मामला ये नहीं है। मामला यह है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इशू या वीकनेस वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो इकोनॉमी है। उनकी इकोनॉमी जो है वो अभी तक ये मल्टीपल ट्रिलियन जो है वो अमेरिका के टैक्स डॉलर्स उसको चलाते रहे, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। अमेरिका को अपने पैसे लगाने का भी शौक नहीं है। और उस सारी की सारी सिचुएशन में इनकी जो फौज है उसमें डिफेक्शंस होते हैं। और जब जैसे जैसे अब तनख्वाहें नहीं देंगे तो ज़ाहिर बात है नई बनी हुई फौज है उसके डिफेक्शन ज़्यादा होते जाते हैं। अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, मेरे ख्याल में ये होगा कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से इंटरेक्शन तालिबान की कराई जाएगी, रिव्यू जब कंप्लीट होगा, और उसके बाद कैवियाट्स रख के। और इसमें कितना वक्त आपको लगता है कि लग सकता है रिव्यू? 6 महीने। ओके, नहीं, 6 महीने डायलॉग जो है ना फुल उसमें आने में, अपनी फुल स्पीड अहेड में अमेरिका की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द हो। जी, अमेरिका के पास अभी ऑप्शंस नहीं है ना बहुत ज्यादा। अच्छा, जो रीजनल सोल्यूशन की बात है ये पिछले हम 10 सालों से सुन रहे हैं। उसके अंदर ईरान को भी कंसल्ट किया जाता है, रूस को भी किया जाता है, चीन को भी किया जाता है, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा है। और जब इंडिया की बात आती है तो वो कहते हैं ना जरा नोट ढीले करो। और डोनाल्ड ट्रंप बड़ा मजाक उड़ाते थे इंडिया का कि हम लोगों ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए वहां पे, और नरेंद्र मोदी मुझे आके कहता है कि देखो उनकी लाइब्रेरी हमने बना दी और उसको आके देखो, कहता है कि लाइब्रेरी का क्या करना है ऐसे मुल्क में। तो एक तो मामला अफगानिस्तान का ये हो गया। दूसरा, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग एट द स्टार्ट, अमेरिका पाकिस्तान के रिलेशनशिप, पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशनशिप 3 बुनियादों पे आमतौर पे चलते हैं। एक डिफेंस, जो कि जनरल ऑस्टिन खुद एक फौजी हैं, और हमारी मिलिट्री जो वो है डिप्लोमेसी है वो बहुत स्ट्रांग है। जनरल ऑस्टिन जो है वो DOD के यानी कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं उनके। पाकिस्तान और अमेरिका के अगर ताल्लुकात की हम ब्रेक के बाद बात कर लें। कर ले हम एक ब्रेक लेना है यहाँ पे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका, और खासतौर पे जो नई इंतजामिया है उसमें क्या तब्दीली आ सकती है पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी को लेकर। हमारे साथ रहेगा।
achieve their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अमेरिका की नई इंतज़ामिया और उसके पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है उसमें क्या तब्दीली आ सकती है। फारूक, आपको क्या लगता है कि क्या फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर उसमें भी कुछ चेंज हमें, और आपको 3 पॉइंट्स की बात कर रहे थे जी, मैं ये कह रहा था कि 3 बुनियादों के ऊपर आमतौर पर रिलेशनशिप चलता है। मिलिट्री कोऑपरेशन जो कि उनका पेंटागन करता है और हमारे यहाँ से फौज का जो है कम्युनिकेशन होता है। दूसरा उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या स्टेट डिपार्टमेंट है जो उनका वजारत खारजा और हमारे वजारत खारजा वो आपस में काम करते हैं। और तीसरा इंटेलिजेंस जो है ना उनकी कम्युनिटी और हमारी करती है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लें कि टोनी ब्लिंकन जो है वो कौन है। वो जो है जब वो सेक्रेटरी कैरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे तो ये उनके डिप्टी थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में। उसका मतलब ये है कि दे अंडरस्टैंड पाकिस्तान वेल। और ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त भी थे तो उनका बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन है। बल्कि अगर मुझे सही याद आ रहा है तो 2016 में जो डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन था उसमें मैं फिर रहा था तो मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब मिल गया और उनकी तस्वीर मैंने लगाई भी अपने इंस्टाग्राम पे। तो इसका मतलब ये है कि ही इज़ वेरी effectively communicating। शाह महमूद कुरैशी साहब का। जेक सलिवन जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी वो थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। अब वो सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए और ही एक्चुअली वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन ये जो ईरान की डील थी उसको बनाने में। लेकिन पाकिस्तान के साथ उनको कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा, तीसरा इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है उसके साथ भी होगा। अब चौथा एक और मामला है और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो ये है कि ट्रंप के और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दरमियान एक कम्युनिकेशन रपोर्ट बन गई थी। अब देखना है कि वज़ीर आज़म साहब उनके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल में हमारे पास वो तमाम प्लैंक्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकें। और क्योंकि पाकिस्तान पिछली दफ़ा बहुत मुश्किल हालात में था, वॉर टेरर से भी वो कर रहा था, इकोनॉमिक बिल्कुल मेल्टडाउन हो गया था पीपल्स पार्टी के ज़माने में। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता हम रिकवर कर रहे हैं तो अब हमारे पास ज़्यादा अच्छा इन्फ्लुएंस करने का मैकेनिज्म है। उसके अंदर 2 चीज़ें याद रखिएगा। इंडिया का रोल ख़त्म नहीं होना है लेकिन मौजूदा जो अमेरिका की हुकूमत है वो हिंदुत्व के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं मोदी और ऐसे लोग उनके कुछ बहुत बड़े की तरह उनके फैन नहीं हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये है जो चीन के साथ रिलेशनशिप है उसके अंदर क्वाड इन्होंने बनाया था तो वो क्वाड जो है ना वो भी स्ट्रेंथन होगा, वीक नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास एक अच्छी खासी स्पेस मौजूद है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लॉन्ग टर्म गेंद हासिल कर सकते हैं। ट्रंप के ज़माने में तो ये था ना कि ट्रंप को अगर एक बात अच्छी नहीं लगी तो उसने ट्वीट कर दिया आपके खिलाफ, अगर उसका अच्छा लगा तो उसने वाह कर दिया। एक था उनका तर्ज अमल, कभी बहुत अच्छा और बड़ा फ्रेंडली और कभी बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो शायद उस तरफ हो गए ज्यादा भारत की तरफ टिल्ट जो है उनका। और आमतौर पे मैं ये करता हूँ कि हाँ उनकी हुकूमतों की ना अमेरिका की हुकूमतों की तशरीह करता रहता हूँ और आमतौर पे बताता हूँ कभी कुछ उल्टा हो जाए तो फिर मुझे मुश्किल हो जाती है। तो इस दफ़ा मैं ये नहीं करने जा रहा हूँ। माइक पॉम्पियो ने एक काम किया था, उन्होंने उठा के एक स्पोक्स पर्सन रखी थी जो उर्दू बोलती थी। तो ये लोग भी लेके आएंगे ताकि हमारे मुल्क को डायरेक्ट पता चलता रहे कि उनके ज़हनियत में क्या है, उनके सोचने में क्या है। लेकिन आई थिंक एट दिस मोमेंट पाकिस्तान इज़ वेरी वेल प्लेस्ड
एज कंपेयर टू इंडिया, सही। जिसके अंदर अब अभी हम देखेंगे सब कुछ खराब हुआ जा रहा है। एग्जैक्टली, आपने भारत की बात की है और हमने आगे चल के भारत ही की बात करनी है, क्योंकि खुद को दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कहने वाला, और उसमें क्या कुछ हो रहा है इस वक्त, और जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो बड़ा ही खुल के वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है। और बहुत बुरे तरीके से अगर हम ये कहें कि एक्सपोज हो रहा है भारत अपनी ही पॉलिसीज की वजह से, तो गलत नहीं होगा। और उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है, यानी बीजेपी, उसकी हुकूमत पूरी तरह से वो जो हिंदुत्व वाला एक जो उनका तर्ज अमल है वो उसको ही सामने लेके आ रहे हैं। और चाहे सिख हों, अब किसान मूवमेंट आप देख सकते हैं, पाक जो मुसलमान हैं उनके साथ जो कुछ हुआ, और जो मुतनाज़ा जो शरीयत का कानून था वो जिस तरह से लेके आया गया, फिर कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये भारत का असल चेहरा बेनकाब करने के लिए कम नहीं है। लेकिन और बहुत कुछ फर्क आपके पास है आज बताने के लिए। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि दो तरीके हैं इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स को देखने के। एक है पॉलिटिकल, जो कि सेकुलर भी है या एंटी सेकुलर है, जो आपने कहा सीएए की बात हो गई, कश्मीर हो गया, दीगर मामला। दूसरा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स जब भी आप रिफॉर्म लेके आते हैं तो उसके अंदर हलचल होती है, लेकिन ये हुकूमत कौन सी है, ये एक रात को उठते हैं, एक सुबह उठते हैं और फैसला करते हैं कि 84% मुल्क का जो लीगल टेंडर है, नोट है 500,000 के, वो खत्म हो गए। और उससे क्या होता है, गरीब इंसान जो है वो रुल जाता है, ठीक है, और कोई माजरत नहीं होती। इसी तरह से किसी जब दरमियान में जो लॉकडाउन किया, हाँ जी, जो लॉकडाउन किया, तो उस लॉकडाउन में कोरोना वाले में आप 3 मिलियन जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स थे भूखे चलते हुए मर गए, जलील हो गए, और इन लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा। कोई दुश्मन भी वो नहीं करता जो इंडिया की मौजूदा गवर्नमेंट अपने लोगों के साथ करती है। और अब दुश्मन की जरूरत नहीं है इस वक्त। अच्छा, तीसरा अब ये फार्मर्स का आ गया। मैंने आपको पहले भी फार्मर्स की एक बात बताई थी कि मोदी को बैंक रोल करने वाले 5 या 6 बड़े जो है ना वो हैं बिजनेसमैन हैं, जो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, बाकी सारा इंडिया भूखा नंगा गरीब होता जा रहा है। और एक का नाम है मुकेश अंबानी, दूसरे का नाम है गौतम अडानी। अच्छा, अडानी और अंबानी इसका जो है इंटरेस्ट जितना फैल रहा है, उसके अंदर ये था कि जो किसान है और जो ज़मीनें हैं उसको एक्वायर करने का बेहतरीन तरीका क्या है। जो बैकबोन है इंडिया की इसकी एग्रीकल्चर की, उसको तोड़ दो। और वो क्या है, आड़ती। जो मिडल मैन होता है उसका बड़े सारे काम होते हैं। पहला उसका काम ये है कि वो आपसे जब आप बीज लगाने जाते हैं तो वो आपको बैंक बन के चीज़ें इन्वेस्ट करता है, आपको स्प्रेज देता है, सीड देता है, आपको बाकी सारी सर्विसेज देता है। अगर आपको लोन चाहिए हो तो फिर बेटी की शादी है, भाई की शादी है, उससे आप बोरो करते हैं। और वो आरती एक बहुत सेंट्रल कैरेक्टर है और उसके बहुत अरसे से। हाँ जी, बिल्कुल 1947 से तो कम से कम। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा, जब आप बेचते हैं तो प्रोड्यूस भी वो खरीदता है, उसके पास स्टोरेज होती है और वो आगे लेके जाता है। अब इन्होंने क्या किया, एक तो जो बिल्स लेके आए, उनमें सबसे मेजर जो चीज उन्होंने पहला काम तो ये किया कि मिडल मैन को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अब कॉरपोरेशन जो है वो अवाम से खुद खरीदेंगे। लेकिन उसके अंदर 3 मामला है। अगर आड़ती नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आप फाइनेंस कराएंगे तो आप कहाँ से कराएंगे, बैंकों से कराएंगे, जो कि आपको एक्सपोनेंशियल आपके ऊपर वो सूद लगाएंगे। एक तो मामला ये हो गया। दूसरा मामला ये है पहले कानून में कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है, क्योंकि आपको अगर अच्छी प्राइस नहीं मिल रही है तो आप अपनी स्टेट से बाहर जाके भी बेच सकते हैं, ठीक है। वो जो स्टेट से बाहर जाना है, इंडिया की 85% जो ज़मीन रखने वाले लोग हैं या एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वो 5 एकड़ या उससे कम ज़मीन के मालिक हैं। इतनी कम ज़मीन में वो कहाँ से उठा के अक्रॉस द कंट्री, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, 26 रियासतें, वो कैसे जाके कंपेटिटिव होंगे। अच्छा, दूसरे कानून के हिसाब से एक और मामला किया गया और वो ये है। अच्छा, फिर पहले कानून का मैं बता रहा था कि उसके अंदर सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपकी है, तो दे आर फिनिश्ड। दूसरे के अंदर है क्वालिटी कंट्रोल के धान जो है की फसल हो या चावल का दाना है तो वो कितना मोटा होगा, कितना पतला होगा, उसके बगैर उसको रिजेक्ट करने की इजाजत है। इंडिया के अंदर हर साल किसान 12,000 किसान खुदकुशी करता है
और सन 1995 से सन 2015 के दरमियान तकरीबन 3 लाख इंडियन किसान जो है वो खुदकुशी कर चुके हैं। 20 सालों में 3 लाख। 3 लाख कोई कम नहीं है। खुदकुशी की बात कर रहे हैं हम, आम डेथ की बात नहीं कर रहे। और वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है। 2018 में भी इसी तरह से दिल्ली जो है वो आए थे किसान, और इसी तरह बिल्कुल आए थे। लेकिन ये कवानीन तो क्योंकि अभी जो है ना ताज़ा ताज़ा बने, तो ये 60 दिनों से किसान जो है वो बैठे हुए थे जो दिल्ली के बॉर्डर पे। उसके अंदर क्या हथकंडे किए वो मैं बताता हूँ, लेकिन अच्छे तरीके से हैंडल हो सकता था। एग्जैक्टली अभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। लेकिन तीसरा कानून सुन लें। तीसरा कानून क्या है कि पहले आड़ती जो है ना वो अपनी आपकी फसलों को सेव करता था। मिसाल के तौर पे आपने गंदम पैदा कर ली, अब उसको स्टोरेज का मामला जो है आपके पास वो सारे के सारे फैसिलिटी नहीं है, लोगों की अपनी छतें नहीं है घरों की भाई। तो पहले वो आड़ती उसको करता था। अब आपने कहा कि क्योंकि कॉर्पोरेट लेंगे आपसे चीज़ें लेंगे, तो इसलिए अब जो है आप खुद स्टोर करो। वो गरीब इंसान जो कि बारिश को एक साइड पे मरता है कि बारिश हो और दूसरा अपने घर की छतें टपक रही होती है, वो कहाँ संभालेगा। अच्छा, इस तमाम के अंदर इंडियन किसान को ये लग रहा है कि उसके साथ बड़ा हाथ हो गया है और कॉरपोरेशन आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। अच्छा, फिर ये हुआ कि किसानों ने आके दिल्ली के बॉर्डर पे अपने वो 60 दिनों से बैठे हैं और पुरअमन जो है ना वो एहतजाज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि मुल्क के अंदर कहीं भी डिफरेंट या वेरिएशन या डाइवर्सिटी ना रहे, सारे के सारे एक ही हनुमान के भक्त बन जाएं और सारे के सारे एक ही तरह से एटीट्यूड, एक भाषा बोले और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करे। वो नहीं हो रहा। उसके लिए इंडियन मीडिया को इस्तेमाल किया गया और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इंडियन मीडिया का जो किरदार है वो इस मामले में बड़ा अफसोसनाक। और इंडियन मीडिया ने खास तौर पे इसको फ्रेम करने की कोशिश की कि ये सिखों की किसी तरह से रिवोल्ट है। अच्छा, क्योंकि मुसलमानों के बाद और क्रिश्चियंस के बाद अगर किसी का नंबर आता है मार खाने का तो हाँ जी वो सिखों का नाम आता है। और खालिस्तान का आपको पता है जब तहरीक चल रही थी तो उस वक्त 1984-85 में बहुत सारे सिखों को मारा भी गया था। तो उस सारी की चीज़ को स्पिन लगाने की कोशिश की गई, वो स्पिन कामयाब नहीं हुआ और अब जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल रहा है कि बाकी लोगों से, बाकी जगहों से भी, मिसाल के तौर पे यूपी की स्टेट से, हरियाणा की स्टेट से और जगहों से जो है लोग आ रहे हैं और वो करेंगे। जहाँ जहाँ रास्ते थे ना, हरियाणा के सीएम ने, जहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है, उसने कहा कि सड़कें खोद दो ताकि लोग जा ना सके। यूपी का सीएम जो है वो कहता है पेट्रोल पंप्स को कि अगर तुमने इनको फार्मर्स को पेट्रोल दिया तो मैं मारूंगा, और उसकी वजह से ये मूव नहीं कर सक रहे थे। अभी रिसेंटली जो हुआ रिपब्लिक डे में इनको इजाज़त दी गई है रूट से वो करें, लेकिन उसके बाद जैसे रूट पे वो जाने लगे तो उस रास्ते को ही बंद कर दिया गया। वो विजुअल्स और फुटेजेस वो आपने भी देखी होंगी, बड़े बुरे तरीके से शेलिंग की गई। मिशेल साहिबा, आज खास तौर पे जो हुआ है, लोगों को उठा के फिजिकली मार मार के कचूमर करके, वो तस्वीर जॉर्ज फ्लॉयड वाली जो थी ना, जिसके अंदर घुटना रख के उसकी गर्दन पे ठहरे हुए, उस बंदे के मुंह पे पांव रखा हुआ है। एक और वीडियो है। अगर मजीद शिद्दत इख्तियार करती है तहरीक तो ये किस तरफ जाएगी? मेरे ख्याल में ये चाहते हैं, मुझे लगता है कि खालिस्तान मूवमेंट जो है वही उसकी शक्ल इख्तियार कर ले, ये कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने खास तौर पे बलवाइयों के जरिए, जब रिपब्लिक डे था तो उसके अंदर लोग गए थे और निशान साहब जो कहते हैं ना इनका झंडा है वो लगाने की कोशिश की थी, लगा भी दिया था। इन्होंने उसको रंग देने की कोशिश की कि उसको किया गया, खालिस्तान का। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसका मामला नहीं है, सिख कम्युनिटी का, ये पूरे इंडिया का मामला है। इंडिया की 70% जो इकानमी है वो प्राइमरीली फार्मर या एग्री पे बेस्ड है। तो उसके अंदर तमाम स्टेट्स के अंदर ये मामला होगा और जब ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि इंडियन किसान के साथ कितना मसला हो गया तो ये मामला ख़त्म होना ही नहीं है। अच्छा, आज तक इंडिया के अंदर कोई इनकलाब नहीं आया, तो अब पता नहीं इनकलाब आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर ये मामला बढ़ता है तो इंडिया की इकॉनमी बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगी। और ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी की फॉल का भी समर बन सकता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में रिपोर्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, वो कश्मीर हो, वो 40 बैंकों का मामला हो मनी लॉन्ड्रिंग का, या वो ये सिखों की तहरीक हो,
बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज किया जा रहा है भारत को, लेकिन क्या कोई प्रैक्टिकली कुछ किया भी जाएगा? जो आलमी इदारे हैं क्या कभी कोई एक्शन भी लेंगे? क्योंकि भारत के साथ जो इंटरेस्ट जुड़े हैं पूरी दुनिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जनवरी 6 को अमेरिका के कैपिटल पे हमला होता है और उसके अंदर जहां पे डोनाल्ड ट्रंप के झंडे मौजूद हैं वहां पे हिंदुत्व के, लोटस का और वहां पे इंडिया का तिरंगा भी मौजूद है। और क्यों वो लोग जो है सपोर्ट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को? क्योंकि उनको लगता था कि इंटरनेशनल लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की कोई से है, जिसके अंदर कवानीन और वैल्यूज का कोई वो है, वो ख़त्म कर दिया जाए। और उससे ये होता है कि नरेंद्र मोदी अपनी जेब से पैसे लगा के जो चीज़ खरीदेगा, डोनाल्ड ट्रंप आएगा, वहाँ खड़ा होकर तालियां बजाएगा, वाह करेगा और चला जाएगा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के मौजूद होते हुए पूरे दिल्ली के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा हो। राइट? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन एनी लॉन्गर। तो इस वक्त जो है वो जो लिबरल, नहीं सीधी सी बात है, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है ना, देखिए अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका वगैरह, अमेरिका अपने मुल्क के अंदर भी ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को अब उठा रहा है। जब अपने मुल्क का उठा लिया तो फिर सारी दुनिया को उम्मीद कर सकते हैं। ब्रेक पे मुझे जाना है और देखते हैं कि अब ये नई इंतजामिया अमेरिका में आई है और दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह है, तमाम मामला जो है वो दुनिया के सामने आ जाते हैं। और जिस तरीके से भारत एक्सपोज हो रहा है, जो कुछ मोदी की हुकूमत कर रही है, क्या वाकई ह्यूमन राइट्स के जो इतने बड़े बड़े इदारे हैं, क्या वो इसके हवाले से कोई इकदाम भी उठाएंगे भारत के खिलाफ या नहीं, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। Targeted with impunity in many countries. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted. The Holy Quran burnt. And all this in the name of freedom of speech. Incidents in Europe, including republication of blasphemous sketches by Charlie Hebdo, are recent examples. We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day to combat Islamophobia and build a coalition to fight the scourge that splits humanity. The one country in the world today where I'm sad to say the state sponsors Islamophobia, and that is India. The reason behind this is the RSS ideology that unfortunately rules India today. This extremist ideology was founded in the 1920s. The RSS founding fathers were inspired by the Nazis. They believed that India is exclusively for Hindus and others are not equal citizens. The Hindutva ideology is set to marginalize almost 300 million human beings, Muslims, Christians, and Sikhs. This is unprecedented in history. As we all know that marginalization of human beings leads to their radicalization. वेलकम बैक। नाज़रीन, पूरी दुनिया का इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि सबसे बड़ा मसला जो है जो दुनिया को रियलाइज़ करना चाहिए वो है, तो वो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं। और जो इस वक्त माहौलियाती आलूदगी जितनी बढ़ चुकी है पूरी दुनिया में, और उसकी वजह से जिस तरह की तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं आने वाले दिनों में या आने वाले चंद सालों में। इसका अगर हम जो रिपोर्ट्स उसके ऊपर छपती हैं अगर हम वो पढ़ें तो वो बहुत ही
तकलीफ दे और परेशान कुन है। और इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनकी तवज्जो जो है वो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा है, उसको देखते हुए जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनमें पाकिस्तान का भी शुमार है, हमने देखा कि गुज़श्ता अदवार में इस तरफ किसी किस्म की कोई तवज्जो हमें नजर नहीं आई। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि इस मरतबा इस हुकूमत में खासतौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो विजन है एनवायरनमेंट को लेकर वो बड़ा वाज़ेह है। पहले तो मिलियन ट्री का जो प्रोजेक्ट था और फिर बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट जो अभी भी चल रहा है और उससे जिसकी पूरी दुनिया में पजीराई भी हुई, उसको अप्रिशिएट भी किया और किया जाना चाहिए। और उसके बाद और ऐसे बहुत से इकदाम हैं जो शायद हमें उठाने चाहिए। ये तो वज़ीर आज़म की सतह पर या हुकूमत की सतह पर है, लेकिन अवामी सतह पर हर इंडिविजुअल के लेवल के ऊपर कलेक्टिवली भी हमें इसके हवाले से बहुत ज्यादा कोशिशें करने की जरूरत है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास मौजूद हैं जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स की एक रिपोर्ट है 2019 की, जिसके मुताबिक फिजाई आलूदगी की जो बढ़ती हुई सतह है पाकिस्तानियों की सेहत को बहुत बुरे तरीके से मुतासर कर रही है। इसे औसत मुतवक्की जो जिंदगी है उसमें 7.2 साल की कमी जो है वो वाक़ हो रही है, यानी 1-2 साल नहीं 7 साल से भी ज्यादा जो उम्र है, औसत उम्र है, एवरेज जो एज है एक शख्स की, वो कम हो रही है। इसी तरह अमरीकी वॉच डॉग है जिसकी 2019 की रिपोर्ट है और इसके मुताबिक दुनिया भर में जो फिजाई आलूदगी है उसकी वजह से हर साल 70 लाख अफराद मौत का शिकार हो जाते हैं, जबकि दुनिया की 91% जो आबादी है वो ऐसे मकामात पर रहती है जहां पर फिजाई मयार आलमी इदारा सेहत के जो बयान करदा उसूल हैं उनके मुताबिक हरगिज नहीं है। इसी तरह हर 10 में से 9 अफराद जो है वो आलूदा फिजा में सांस लेने पर मजबूर हैं। जर्मन वॉच थिंक टैंक है जिसके सालाना ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है, बल्कि उन 10 ममालिक में 5वें नंबर पर है जिन्हें इस वक्त सख्त माहौलियाती तबाही का सामना है। इसके अलावा बहुत ही अफसोस हुआ मुझे अमरीकी इदारे एयर क्वालिटी इंडेक्स की नवंबर 2020 की रिपोर्ट पढ़कर, जिसमें जो 5 दुनिया की सबसे ज्यादा आलूदा तरीन सिटीज हैं, शहर हैं, उनमें पाकिस्तान का शहर लाहौर और कराची भी शामिल है, बल्कि पाकिस्तान का शहर लाहौर पहले नंबर पर और कराची तीसरे नंबर पर है। सो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने चाहा कि आपसे शेयर करूं ताकि इसकी संजीदगी का, सीरियसनेस का अंदाजा जो है वो लगाया जा सके। हम बढ़ेंगे अपने मेहमान की तरफ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अली खान साहब, साबिक डीजी हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त के लिए। खान साहब, गुज़श्ता अदवार में हमने देखा कि बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी एनवायरमेंट के ऊपर, लेकिन इस मरतबा हमने पहले जो मिलियन ट्रीज का प्रोजेक्ट है वो देखा, अभी भी उसके ऊपर काम हो रहा है। आप समझते हैं कि ये काफी है या इससे बढ़कर बहुत कुछ अभी करने की जरूरत है? डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको हमारी? डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन का थोड़ा सा लैग है। हाँ, ये आज पता नहीं क्या हो रहा है, हालांकि हाँ, लेकिन हो जाता है, टेक्नोलॉजी है, नशरियात है, तो लाइव नशरियात में तो ऐसे चले हम दोबारा कोशिश करते हैं कि उनसे बात हो सके। लेकिन ये मैं पढ़ रही थी फरोख कि अगर दुनिया भर में तकरीबन जो है 70,000 नहीं, मेरे पास वो फैक्ट्स हैं जिनमें ये था कि अगर 1 खरब दरख्त जो है पूरी दुनिया में लगाए जाएं तो 25% जो आलूदगी है उसके ऊपर काबू पाया जा सकता है, यानी सिर्फ 25%। यानी दरख्त लगाना इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे अंदाजा होता है और एटलीस्ट हमने उसके ऊपर तो काम शुरू। मेरे ख्याल में वंस अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया। एक साइड पे दरख्त लग रहे हैं, बहुत सारी चीजों की इब्तिदा हुई है, मैं आपको ये बताऊं। हाँ जी, पहले उनके पर तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल सही है, आपके मुल्क में मेरे बचपन में मुल्क के अंदर एटलीस्ट कहना पड़ता है कि एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड। मेरे बचपन में पूरे जंगलात होते थे, बागात होते थे, अब तो कुछ भी नहीं बचा ना। हाँ जी, और हम खा गए ना उसको। और अब जाके दोबारा जो है ना हुकूमत कोशिश कर रही है, तो मेरे ख्याल में इट इज अ बिग स्टेप। लेकिन एनवायरमेंट के जो मामलात है उसके अंदर भी हम थोड़े से कुछ एस्पेक्ट्स को देखना जरूरी है, और वो मैं बता दूं, आपने खास तौर पे कहा कि पाकिस्तान टॉप 10 ममालिक में से है जो कि वल्नरेबल है। असल में 8 ममालिक हैं, पाकिस्तान 8वें नंबर पे है, लेकिन आप पाकिस्तान से ऊपर वाले 7 मुल्कों को देखें तो वो सारे के सारे मालदीव जैसे छोटे छोटे मुल्क हैं। तो अगर कोई फ्रंट में आता है तो वो पाकिस्तान है। अच्छा, और पाकिस्तान का कमाल ये है कि पाकिस्तान पॉल्यूट खुद भी नहीं कर रहा,
लेकिन पाकिस्तान पोल्यूशन बर्दाश्त बहुत ज्यादा कर रहा है। आपको पता होगा दुनिया भर के लिए एक अच्छी खबर यह है कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो था, जिसके अंदर खासतौर पे बड़ी ममालिक ने कहा था कि वो अपने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं उनको कम करेंगे, उसके अंदर से अमेरिका निकल गया था डोनाल्ड ट्रंप के वक्त। अभी सदर बाइडेन के आते ही एक तो ज्वाइन कर लिया और जॉन कैरी भी आ गया ना, जो कि अब खासतौर पे कैबिनेट लेवल की पोस्ट है। लेकिन अब हैरान होंगी कि सारी दुनिया में ममालिक कार्बन डाइऑक्साइड की जो लिमिट है उसको एक्सीड करते हैं, हमारा जो है वो उससे काफी नीचे है। फिर भी वी आर पॉल्यूटेड ऑल्सो, हमारे वाटर टेबल या एक्वाफर जो है वो पॉइजन होते जा रहे हैं, हमारे साथ जो समंदर है वो ऊंचा हो रहा है, और हमारे यहाँ पोल्यूशन की जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा सख्त है। तो क्लाइमेटिकली पीने का साफ पानी नहीं है। हाँ जी, भाई एक्वाफर की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर मैं पढ़ रही थी कि हर साल 56 लाख टन जो मसनूई खादें हैं और 70,000 टन कीड़े मार जो अद्वियात हैं उनका इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसमें केमिकल्स की इतनी ज़्यादा मिकदार हो जाती है कि वो आलूदा और वो बीमारियां फैला रहा है। एग्जैक्टली और जो एनवायरनमेंट के खास तौर पे मामलात है उसके अंदर पाकिस्तान को, क्योंकि मैंने कहा कि 7 ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इज द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन द वर्ल्ड, जो कि इस तमाम से एक्सपोज्ड है। मालदीव्स का कहा जाता है कि वो सिंक होता जा रहा है, और पिछले दिनों मालदीव्स ने कोशिश की कि इंडिया में प्रॉपर्टी मिल जाए ताकि अपना पूरा मुल्क लेके आ जाए और इंडिया में रखे, लेकिन वो नहीं हुआ। हमारे यहाँ क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है और आबादी बढ़ रही है, और फिर गर्मियां और सर्दियां भी एक्सट्रीम होती जाएंगी। इन तमाम चीजों को देखते हुए हमें बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम करना था, और 2-3 एस्पेक्ट्स जो आपने बता दी, एक तो दरख्त, और दूसरा कल आपने किसानों की बात की थी, तो हमारे जो एग्रीकल्चरल बिहेवियर है हुकूमत उसको भी फोकस कर रही है कि वो अच्छे स्टैंडर्ड का हो ताकि पॉल्यूशन ना हो। जी, ये हमारा इतना इम्पोर्टेंट इशू है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में हम जितना भी बोलें उतना कम है, उसके ऊपर बहुत बात होनी चाहिए, लेकिन वक्त हमारे पास कम है और प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम इस इशू को दोबारा से उठाएंगे, इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हो, ताकि हम पाकिस्तान के हवाले से क्या कोशिशें हो रही हैं उसके हवाले से मजीद भी आपको आगाह कर सकें। मशल बुखारी और फरूख पताफी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम्स में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।